नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। फरवरी की जगह नवंबर में बजट। जी हां, मोदी ट्रंप की मुलाकात में क्या कुछ होगा और साथ ही साथ सीवीसी के दायरे में प्राइवेट बैंक मोबाइल में क्या करने पर होगी जेल, ये तमाम खबरें हम आपको यहां दिखाएंगे आज 9 बजे में। वित्तीय वर्ष के बदलने की तैयारी में मोदी सरकार इस साल नवंबर में बजट पेश कर सकती है और पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी है कि मोदी सरकार अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होने की जगह 2018 जनवरी में शुरू करने का ऐलान कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो सरकार 150 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर देगी। सरकार इससे पहले बजट पेश करने की तारीख में बदलाव कर चुकी है, जो फरवरी में आखिर हफ्ते में होता था। इस साल 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था। वित्तीय वर्ष में बदलाव होता है तो इसके लिए संसद के बजट सत्र की तारीख में भी बदलाव करना होगा। फिलहाल 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक बजट का प्रावधान 1867 से चला रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। आलोक, अगर वित्तीय वर्ष बदलने की जो सरकार यहाँ पर तैयारी कर रही है, अगर ऐसा होता है तो इस साल जो वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू हुआ था, इसका मतलब वो इस बार दिसंबर में, यानी कि 8 महीने का फाइनेंशियल ईयर होगा। और 1 जनवरी से अगर नया वित्त वर्ष लागू किया जाता है तो किस तरह की तकनीकी परेशानियां आ सकती हैं? देखिए, तकनीकी परेशानियां को कम करने के लिहाज से ही ये जो शंकराचार्य कमेटी जो बनी हुई है फाइनेंशियल ईयर को लेकर, उस पर विचार वित्त मंत्रालय कर रहा है। लेकिन अभी बजट की तारीख को 1 महीने जो प्रीपोन किया गया था, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि चूंकि फरवरी 1 से बजट शुरू हो रहा है, बजट सेशन शुरू हो रहा है, तो ऐसे में जो फाइनेंशियल ईयर है उसको भी पीछे करना चाहिए। तो इस लिहाज से 1 जनवरी से जो फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है, हालांकि अभी इसमें काफी पेच बाकी हैं, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि कई सारे जो फसलों का सीजन होता है या फिर जो दिवाली का मौसम होता है, दिवाली में जो सारे कारोबारी अपना कारोबार करते हैं, इस लिहाज से अगर 1 जनवरी से वित्त वर्ष रहे तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, अगर वित्त वर्ष 1 जनवरी से करना होगा तो बजट का भी तारीख, जो बजट सेशन होता है उसको भी 1 या 2 महीने पहले लेके जाना पड़ेगा। यानी नवंबर के महीने में बजट सेशन पेश करना पड़ेगा, ताकि बजट पेश करके और उसको 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट करा जाए। तो ये तमाम चीजें अभी आगे विचार विमर्श में वित्त मंत्रालय कर रहा है और इसको देखते हुए अगर सरकार को ये सब चीज सूट करता है तो जल्द ही इसको लागू इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी तमाम अपडेट के लिए। एक अहम खबर हम आपको दे दें यहाँ पर कि जी बिजनेस से खास बातचीत में जीएसटीएन के सीईओ नवीन कुमार ने कहा कि इनवॉइस अपलोडिंग सुविधा 15 जुलाई से शुरू होगी। सेल्स डेटा के लिए ऑफलाइन टूल 1 हफ्ते के बाद शुरू होगा। मेरे साथ जीएसटीएन के सीईओ नवीन जी यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, सबसे पहले तो ये कि जो 15 जुलाई से यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इनवॉइस अपलोडिंग शुरू होगी, सर तो 1 to 15 कैसे कामकाज होगा? देखिए, ये जो आपको मालूम है कि ये जीएसटी लॉ के अनुसार जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसका इनवॉइस डेटा अपलोड होना है जीएसटी पोर्टल पे। तो कानून के हिसाब से जो महीने का जब अंत हो जाता है तो अगले महीने में उसका रिटर्न फाइल होता है, उसी समय ये इनवॉइस और अपलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि जो बड़े बिजनेसेस हैं जिनके इनवॉइसेस काफी ज्यादा होते हैं, उन्हें महीने के दौरान भी फाइल करना चाहिए। तो इसके लिए हम इस महीने में, यानी कि जुलाई के महीने में 15 तारीख से इसकी फैसिलिटी हम अपनी ओपन कर देंगे, ताकि वो लोग अपना इनवॉइस अपलोड कर सकें, जब चाहे वो कर सकते हैं। 24/7 उसके बाद उपलब्ध होगा। नवीन जी, तो वास्तव में जो आवश्यकता हमारी अगस्त से थी, लेकिन हमने उसके पहले आरंभ कर रहे हैं। ठीक है नवीन जी, एक और बात ये कि आप जो कह रहे हैं यहाँ पर कि सेल्स डेटा का जो ऑफलाइन टूल है वो 1 हफ्ते बाद शुरू होगा, मतलब सर 1 जुलाई से 1 हफ्ते बाद या फिर 15 जुलाई के बाद 1 हफ्ते बाद लागू होगा? ऑफलाइन टूल का उपयोग तो उसी में होता है ना, इनवॉइस अपलोड करने के लिए। तो उसकी भी जरूरत 15 से ही पड़ेगी, लेकिन हम लोग टूल रिलीज कर देंगे 1st वीक ऑफ जुलाई में, ताकि लोग उसे देख सकें, उससे परिचित हो सकें। लेकिन उसका उपयोग वास्तव में शुरू होगा 15 तारीख से ही। नवीन जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि जीएसटीएन नेटवर्क को लेकर बहुत तरह से खबरें आ रही हैं कि नेटवर्क अगर प्रॉब्लम करता है तो काफी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर किसी भी सेल्समैन को, माफ कीजिएगा, बिजनेसमैन को यहाँ पर आ सकती है। सर, उसको लेकर कुछ बताएंगे जरा? नहीं, देखिए, कोई भी जब इस तरह का आईटी सिस्टम जब बनता है तो उसमें काफी रिडंडेंसी रखी जाती है, बैकअप रखा जाता है, ताकि एक जगह कुछ प्रॉब्लम हो
तो उसका समाधान हो सके। इसके अलावा हमारी ऑपरेशनल टीम जो है वो मुस्तैद है, कहीं कोई समस्या नजर आती है और कोई जो यूजर हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो अपनी समस्या हमारे हेल्प डेस्क को रिपोर्ट करते हैं, तो उसका जो ऑपरेशनल टीम है उनकी समस्या का तुरंत समाधान करती है। तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी यूजर को हो तो उन्हें तो चाहिए कि वो तुरंत हेल्प डेस्क को संपर्क करें और उसका समाधान किया जाएगा। सर, हेल्प डेस्क को कांटेक्ट डिटेल्स, कस्टमर केयर डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, सब जगह फ्लोटेड है? हाँ, दी हुई है। उसका नंबर है 1204888999, जो कि टैक्स पेयर्स के लिए हेल्प डेस्क है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन, आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो इनवॉइस अपलोडिंग जो है वो 15 जुलाई से होगी। हालांकि उसके बाद साथ ही साथ यानी कि उसके एक हफ्ते बाद जो सेल्स डेटा एक्सेल शीट होती है वो भी यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। और जैसा कि नवीन जी ने यहाँ पर कहा कि एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने यहाँ पर बताया, उस हेल्पलाइन नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और किसी तरह की अगर कोई परेशानी हो नेटवर्क से जुड़ी हुई तो उसे उसका समाधान यहाँ पर GSTN करने की पूरी कोशिश करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो ई कॉमर्स कंपनियों के लिए राहत की खबर है। GST लागू होने से 4 दिन पहले सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स कलेक्शन एट सोर्स यानी कि TCS को टाल दिया है। यानी कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए 1 जुलाई से 1% TCS काटना जरूरी नहीं होगा। GST में ई कॉमर्स कंपनियों पर TCS लगाया गया है और आज जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बारे में अगली तारीख की घोषणा जल्द होगी। ई कॉमर्स कंपनियों ने इसे आगे बढ़ाने की भी मांग की थी। पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर में भी 1 जुलाई से GST लागू करने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और कहा कि GST काउंसिल में जम्मू कश्मीर की भूमिका काफी अहम रही है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा कि 1 जुलाई से GST लागू नहीं होने से राज्य को नुकसान होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक दूसरे राज्यों से खरीदे गए सामान जम्मू कश्मीर में महंगे हो जाएंगे। इससे राज्य की इंडस्ट्री पर नेगेटिव असर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर 1 जुलाई से GST लागू नहीं होता है तो दूसरे राज्यों से खरीदे गए प्रोडक्ट पर इनपुट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने यह भी मुख्यमंत्री से अपनी चिट्ठी में कहा कि GST को 1 जुलाई से लागू करने की गुजारिश उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में की। रिजर्व बैंक ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CVC को प्राइवेट बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले की जांच की अनुमति दे दी है। CVC TM भसीन के मुताबिक इस बारे में रिजर्व बैंक से जरूरी अनुमति मिल गई है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्राइवेट बैंकों के चेयरमैन, MDs और दूसरे अधिकारी पब्लिक सर्वेंट्स माने जाएंगे। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच CVC करता है और इसके दायरे में बैंक और इंश्योरेंस ये दोनों कंपनियां आती हैं। 85,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए HDFC शेयर होल्डर्स की अनुमति लेने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने होने वाली AGM में यह अनुमति ली जाएगी। HDFC की AGM 26 जुलाई को होने वाली है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि या फिर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए फंड जुटाया जा सकता है। HDFC 1 साल के दौरान ये फंड जुटाएगी। म्यूचुअल फंड्स की रैंकिंग करने वालों को भी अब रिसर्च एनालिस्ट की तरह रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेबी ने इस मामले में कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है और सेबी के मुताबिक रैंकिंग को देखकर निवेशक किसी स्कीम में पैसा लगाने या न लगाने का फैसला लेते हैं। ऐसे में रैंकिंग करने वालों को रिसर्च एनालिस्ट रेगुलेशन के दायरे में लाना जरूरी है। कंसल्टेशन पेपर के मुताबिक रैंकिंग करने वाली एजेंसियों को रैंकिंग करने का तरीका बताना होगा। रैंकिंग के पैमाने को भी आसान भाषा में समझाना होगा। अगर किसी स्कीम की रैंकिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह भी बतानी होगी। रैंकिंग करने वाली एजेंसियों को यह भी बताना होगा कि स्कीम में प्रमोटर्स और डायरेक्टर की कितनी हिस्सेदारी है। रैंकिंग करने वाली एजेंसियों को किसी भी म्यूचुअल फंड से किसी तरह का कोई फेवर नहीं लेना होगा। लोगों से इस पर 13 जुलाई तक राय मांगी गई है। मोबाइल फोन के IMEI नंबर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। जी हां, दूरसंचार विभाग कड़े कानून बनाने की तैयारी यहां पर कर रहा है और इस कदम से मोबाइल फोन की फर्जी IMEI नंबर पर लगाम लगेगी। IMEI नंबर मोबाइल फोन का एक यूनिक नंबर होता है और मोबाइल फोन के चोरी होने की स्थिति में इसी नंबर से इसकी ट्रैकिंग होती है। लेकिन कुछ लोग IMEI नंबर से छेड़छाड़ करते हैं जिसकी वजह से ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। इससे पहले डॉट टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दे चुका है कि वो फर्जी IMEI नंबर वाले फोन को सर्विस उपलब्ध ना कराएं। लेकिन कंपनियों के लिए फर्जी IMEI
नंबर का पता लगाना आसान नहीं है। टेलीकॉम एनफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग यानी कि टर्म ने एक मोबाइल फोन की ट्रैकिंग के दौरान एक ही IMEI नंबर से 1800 मोबाइल फोन्स का पता लगाया था। और अब खबर सबसे बड़ी मुलाकात की। और आज है महामुलाकात का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली बार मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद दोनों राजनेता संयुक्त बयान जारी करेंगे। इससे पहले संयुक्त बयान का कार्यक्रम नहीं था। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सिर्फ भारत अमेरिका की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है और दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत होनी है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, NSG मेंबरशिप, H1B वीजा, सैन्य समझौते और आर्थिक समझौते अहम मुद्दे होंगे। पीएम ने कल वर्जीनिया में भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद का जवाब अब सिर्फ और सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हथियार हैं और सिर्फ बातों से काम नहीं चलने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन यहाँ पर सीधे वॉशिंगटन DC से ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। सचिन, आपसे यही समझना चाहेंगे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। क्या लगता है आपको, कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो इस मुलाकात में शामिल हो सकते हैं? अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वहां पर 1-on-1 टॉक्स होनी है, डेलीगेशन लेवल टॉक्स होनी है, डिफेंस डील की पूरी तैयारी की गई है। बायलैटरल ट्रेड को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो सकती हैं। टेररिज्म को लेकर के दोनों देश एक कड़ा संदेश दें। ऐसा नहीं है कि भारत किसी तरीके का आश्वासन चाह रहा है। भारत तो आतंकवाद को लेकर के बात करता ही रहा है, लेकिन अमेरिका का रुख भी इससे साफ होगा कि अमेरिका आतंकवाद को लेकर के अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखता है, अगर गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म में कोई फर्क नहीं रखता है, तो उसे आज इस मंच से भी बताना होगा कि वो किसी भी तरीके का आतंकवाद हो, भले वो क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो, टेररिज्म हो, वो हर तरीके के आतंकवाद की मजम्मत करता है, हर तरीके के आतंकवाद को बढ़ावा देने से रोकता है। और वो ऐसे में अगर वो किसी को नेचुरल एलाई कहता है, सच्चा दोस्त कहता है, तो भारत के वो बिल्कुल साथ है। ये कहीं ना कहीं संदेश व्हाइट हाउस से आज जाएगा। सचिन, एक और बात यह कि अमेरिका ने पीएम मोदी पहले ही पाकिस्तान पर निशाना साध चुके हैं और इस मुलाकात से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के लिए आखिर क्या संदेश जाएगा, क्योंकि यहां व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए एक डिनर भी आयोजित किया गया है। पाकिस्तान को लेकर के कहा जा रहा है कि भले ही सीधे तौर पर, यानी कि प्रेस में जब दोनों बड़े लीडर सामने आएंगे, पाकिस्तान को लेकर के सवाल अगर पूछा जाएगा या फिर कहा जाएगा, भले उसका जिक्र ना किया जाए, लेकिन ये पहले से चर्चा की जा चुकी है। लेकिन आपको एड्रेस करना होगा पाकिस्तान को, आपको एड्रेस करना होगा ऐसे मुल्क को जिसको आप अब तक एड देते थे। आपकी कांग्रेस लगातार कहती रही है कि वो टेररिज्म फैलाता है। आपकी ही एड का इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, या फिर आपकी ही एड का, आपके ही पैसे का इस्तेमाल वो आतंक को बढ़ावा देने के लिए, अपने एजेंडे को चलाने के लिए कश्मीर में कर रहा है, भारत में कर रहा है। तो ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। भले सीधे तौर पर नाम ना लिया जाए, लेकिन भारत को एक तरीके से फेवर करना, भारत को वो गैर नाटो देश होने के बावजूद डिफेंस डील का हिस्सा बनाना और अमेरिका को ये संदेश देना कि वो मोस्ट फेवर्ड गैर नाटो देश का दर्जा छीन भी सकता है। चाइना को यहां से एक संदेश जाएगा सीधे तौर पर कि आप लगातार पाकिस्तान का समर्थन तो करते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान किसी का एलाई नहीं है। पाकिस्तान यहां सिर्फ टेररिज्म फैलाता है और आपको एक ऐसे देश का, अगर आप अपने आप को सुपर पावर मानते हैं, वर्ल्ड पावर मानते हैं, तो भारत आपका समकक्ष है। डेवलपमेंट देखना है, अपने लोगों का हित देखना है, तो पाकिस्तान का समर्थन रोकना होगा। तो कई सारे ऐसे संदेश हैं जो कि आज इस व्हाइट हाउस से वॉशिंगटन DC से जाएंगे। ठीक है सचिन, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ केवल हांडा जुड़ गए हैं, प्रमोटर डायरेक्टर हैं सैलूस लाइफ केयर के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। केवल जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जो राउंड टेबल CEOs के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर की, वहाँ उन्होंने बड़े तौर पर और साफ शब्दों में ये कह दिया कि GST रोल आउट के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात की और साथ ही ये भी कहा कि भारत में इन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाना चाहिए। आप इसे किस तरह से देखते हैं और क्या मानते हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जब पीएम मोदी इस तरह की बात कर रहे हैं तो देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है?
पहले तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी का कि इन्होंने सीईओ राउंड टेबल किया, इन लोगों को बुलाया। काफी इंडस्ट्री के मिक्स लोग थे, खास करके दो इंडस्ट्री वो जो मायने रखती है हिंदुस्तान में, एक तो वो आईटी इंडस्ट्री है और दूसरी इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। काफी डायरेक्ट बातें हुई और प्रधानमंत्री ने जीएसटी के बारे में कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में कहा। पर एक बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इन सीईओ ने भी प्रधानमंत्री से अपनी कंसर्न बताई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में उनको क्या दिक्कत हो रही है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोगों ने कहा कि आपकी प्राइसिंग है या आपके पेटेंट लॉज है, आपके बैरियर्स हैं ट्रेड के, इनको आप जरा ईज कीजिए और इसके बाद आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट कैसा बढ़ता है। तो मेरा ख्याल से ये काफी गिव एंड टेक का मामला होगा और काफी मामला होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइक ऑफ यूएस सीईओस कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते और क्या चाहिए कि इन्वेस्ट करें। अगर ये हम साइक पहचान ले तो मेरे ख्याल से पहल हमारी तरफ से करनी चाहिए, फिर रिजल्ट हमको पॉलिटिकल लेवल पे काफी मिलेगा। मिस्टर आंडा, हाउ डू यू सी दिस मीटिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो ये मुलाकात हो रही है, आप क्या इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच रिश्ते कैसे होंगे, खासतौर पर ट्रेड के मामले में? मेरे ख्याल से पहले तो जब बैकग्राउंड देखिए मोदी जी का और ओबामा का रिपोर्ट काफी अच्छा था, दोनों की तालमेल काफी अच्छी थी। तो ट्रंप को ये ख्याल होगा कि मुझे उससे बेहतर करना है, मुझे उससे ज्यादा रिलेशन करना है, क्योंकि ये दो बड़े नेता हैं वर्ल्ड के टुडे, दो बड़े डेमोक्रेसी के नेता हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी ये पॉजिटिवनेस जरूर होगी कि इंडिया और यूएस वर्ल्ड में दोनों कैसे एक सिस्टा बनाए, एक डिसिप्लिन बनाए, कैसे ट्रेड में काम करे। तो ये पॉजिटिवनेस से मैं देख रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ट्रंप भी अपना ज्यादा लोकलाइजेशन कम करे और मोदी जी भी अपना लोकलाइजेशन थोड़ा कम करे। अगर ये दोनों कम करें अपने लोकलाइजेशन पे तो एक बहुत ही अच्छा कोऑपरेशन हो सकता है और दोनों की एक मिलना दोनों का एक मैसेज देगा सीईओस को कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो, इंडियन के सीईओ को मैसेज देगा आप यूएस में इन्वेस्ट करो। ये माहौल बनेगा। सर, दे ऑल्सो से दैट डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी प्रिडिक्टेबल एज वेल एज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। हाउ डू यू सी दिस मीटिंग हैपनिंग और क्या आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर जीएसटी के बाद किस तरह से रिएक्ट करेगा और क्या पूरी तैयारी है फार्मा सेक्टर की? So उसका prediction is very excited, very passionate. He wants to bring about change. तो यही तो predictions है। पर क्या होता है कभी कभी वो स्टेटमेंट कर जाते हैं बिना सोचे और बिना पूरा माहौल लेके, पूरा होलिस्टिक व्यू लेके, तो उस समय उनको थोड़ी दिक्कतें आ जाती, जैसे कि मेडिकल का बिल पास करने में उनको दिक्कत आई। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे जो यूएस की ब्यूरोक्रेसी है, दे वांट इंडिया एंड यूएस टू कोऑपरेट। तो ट्रंप को यूएस की ब्यूरोक्रेसी का, कांग्रेस का और सेनेट का काफी सपोर्ट मिलेगा इंडिया की तरफ से। तो ये बार ट्रंप वेरी कॉन्फिडेंट हो गए कि इंडिया के साथ जो पॉलिसी करेंगे उनको उनके कांग्रेस, उनके सेनेट का सपोर्ट मिलेगा, उनके पब्लिक इन यूएस का सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरफ से मैं देखता हूं कि ये मीटिंग काफी फायदेदार होगी दोनों को। सर, एक और चीज ये कि यूएस कांग्रेस ने कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप से ये भी कहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस दौरे पर आएंगे तो आप जरूर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या फिर ये कहें कि दोनों देश किस तरह से ट्रेड करते हैं, कुछ सेक्टर्स में उन्हें परेशानी होती है, इसे लेकर बातचीत जरूर करें। और इन सबसे पहले जो सीईओस के साथ राउंड टेबल हुई उसमें जिस तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सॉफ्टली या फिर थोड़ा स्टर्नली पीएम मोदी ने ये भी क्लियर कर दिया है दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और साथ ही साथ जीएसटी दोनों को लेकर बातचीत उन्होंने इस राउंड टेबल में की थी और साथ ही ये भी कह दिया था कि आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। सो यू थिंक कि एक बड़े अलग तरीके से या सटल तरीके से पीएम हैज एक्चुअली कन्वेड हिज मैसेज? पीएम ने मैसेज तो कन्वे किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। उन्होंने कहा भी है कि जैसे इंप्रूवमेंट हुई है और काफी और इंप्रूवमेंट होने वाली है। जीएसटी को उन्होंने काफी एम्फसाइज किया है कि वन लॉ अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया, और जिससे कि ईज ऑफ बिजनेस काफी और बढ़ जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि आप इधर इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम
ऐसा प्रोसेस चलेंगे कि बिजनेस और इंप्रूव हो जाएगा आपका, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ होगी। पर देखिए ना कि ट्रंप की आज रिक्वायरमेंट क्या है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इन यूएस। मोदी जी की भी रिक्वायरमेंट है लोकल मैन्युफैक्चर, मेड इन इंडिया। तो ये थोड़ा जरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको कैसे अच्छी तरह बैलेंस करना है, थ्रू सेक्टर बैलेंस करना चाहिए। सम सेक्टर्स इंडिया शुड आस्क फॉर इन्वेस्टमेंट, सम सेक्टर वी शुड गो एंड डू इन्वेस्टमेंट इन यूएस। अनलेस ये बैलेंस होगा तो नहीं तो वन साइडेड हो जाएगा। ठीक है, सचिन मेरे साथ बने हुए हैं। सचिन, दोनों नेताओं का आज बहुत जल्दी से बता दीजिए क्या क्या कार्यक्रम है, कब क्या कुछ होगा, कितनी देर में मुलाकात होने वाली है। रही बात कार्यक्रम का, अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर डिफेंस जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं उनसे मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री मोदी की। उसके बाद ही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रेक्स टिलरसन, उनसे प्रधानमंत्री की मोदी की मुलाकात होनी है। उसके बाद उनका काफिला निकलेगा व्हाइट हाउस के लिए। व्हाइट हाउस में सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिसेप्शन होगा जहां पर उन्हें रिसीव किया जाएगा, वहां के अधिकारी उन्हें रिसीव करेंगे, वहां पे विजिटर बुक में वो साइन करेंगे, अपना संदेश लिखेंगे और उसके बाद 1-on-1 मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की होगी। हालांकि 20 मिनट 25 मिनट के करीब रखा गया है और ये भी हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि ये मीटिंग एक्सटेंड हो सकती है। ये दोनों नेता अपने यूं कहें कि अपने कॉल पे डिपेंड करेगा कि इस मीटिंग का वक्त जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद एक डेलीगेशन होगा, डेलीगेशन लेवल की टॉक्स के लिए पेपर्स तैयार किए गए हैं, डेलीगेशन लेवल की टॉक्स होगी। फिर उसके बाद वर्किंग रिसेप्शन होगा, वर्किंग डिनर होगा और फिर होटल में आने के बाद वहीं से प्रधानमंत्री डिपार्ट करेंगे नीदरलैंड्स के लिए और तब तक हमारे हाथ में वो जॉइंट डिक्लेरेशन भी होगा कि दोनों देशों ने आपसी सहमति, आपसी समझौते क्या क्या किए हैं और भारत को इससे क्या मिला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका हमारे साथ बनने के लिए। साथ ही साथ मिस्टर हांडा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। आगे बढ़ लेते हैं और पीएम मोदी के दौरे से हिंदुस्तान को आखिर क्या हासिल होगा, ये सवाल आपके जहन में भी होगा। तो सबसे बड़ी बात ये कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने के संकल्प के अलावा भारत को 22 गार्डियन ड्रोन मिलने की डील तय मानी जा रही है और ये पहली डील है जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। दो दोस्तों की मुलाकात के बाद सामने आएगी मोदी और ट्रंप सरकार की सबसे बड़ी डिफेंस डील, जिसके बाद भारतीय नौसेना के इलाके में किसी दुश्मन को एंट्री नहीं मिलेगी। हवा में लगातार 24 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ते हुए दुश्मनों पर नजर रखने वाला ये स्मार्ट ड्रोन भारत को मिल जाएगा। इस ड्रोन से भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन पर नजर रखी जाएगी। अमेरिका ने भारत को अपना मेजर डिफेंस पार्टनर यानी करीबी सहयोगी बनाया है। मोदी ट्रंप मुलाकात से ठीक पहले अमेरिका ने 22 प्रेडेटर गार्जियन ड्रोन्स की डील को हरी झंडी दे दी है। ये सौदा 18,000 करोड़ की लागत से होगा। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, जिसमें आतंकवाद, पेरिस जलवायु समझौता, एनएसजी मेंबरशिप, H-1B वीजा नियम, सैन्य समझौते और व्यापारिक समझौते अहम होंगे। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मोदी और ट्रंप की मुलाकात नए आयाम हासिल कर सकती है। कुछ ही दिन पहले अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन और टाटा ग्रुप के बीच भारत में F-16B एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर करार हो चुका है। अमेरिका ने ये हथियार जो हैं किसी को अभी तक इस तादाद में नहीं दिए हैं और इसमें भारत को जो इसकी बातचीत चल रही है ये एक बड़ी भारी पहल है और इससे ये जाहिर होगा कि अमेरिका भारत को सिर्फ बायर ही नहीं समझता बल्कि हिस्सेदार समझता है, सुरक्षा में हिस्सेदार समझता है दुनिया के इस कोने में। तो ये उस दिशा से अगर देखा जाए तो इसका बहुत भारी महत्व है भारत के लिए। 22 अनआर्म्ड ड्रोन हासिल करने को अमेरिका और भारत के रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। इन सर्विलांस ड्रोन से भारतीय समुद्री सीमा पर चारों तरफ नजर रखी जाएगी। ये पहली ऐसी डील होगी जो अमेरिका किसी गैर नाटो सदस्य देश के साथ करने जा रहा है। ड्रोन के आने के बाद हम समक्ष हो जाएंगे कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, और हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कभी भी कि हमारे साथ धोखा हुआ है या हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। तो इसलिए ये एक आंख है हमारी जो दुश्मन के पीछे के इलाके में या किसी भी इलाके में हम चाहते हैं वहाँ से हमें देखकर पूरी खबर दे सकती है।
अमेरिका भारत का तीसरा सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर बन चुका है। ट्रंप मोदी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग एक नए मुकाम पर पहुंचेगा। अमेरिका से सचिन अरोड़ा की रिपोर्ट। तो न्यूज टुनाइट में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट हम आपको देंगे जी बिजनेस पर। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।